नया IBN 7 हौसला है। मैं हूं पंकज भार्गव। देश दिन भर में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं देश की तमाम खबरों के साथ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों का दर्द सुनने के लिए आज तेलंगाना में थे। इससे पहले राहुल पंजाब और महाराष्ट्र में भी किसानों का दर्द जानने के लिए जा चुके हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने पहली बार लैंड डील की जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए नतीजे का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए न किए जाने की उम्मीद जताई है। उसके अलावा सुनंदा पुष्कर हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस इस केस के 3 गवाहों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है। कोर्ट ने 20 मई को तीनों गवाहों को पेश होने का समन दिया है। पंजाब की बसें लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पहले मोगा का मामला था, अब मुक्तसर में चलती बस में लड़कियों से छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन खत्म होता नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज किसानों ने आज पंचायत बुलाई। इस पंचायत में 17 मई को महापंचायत बुलाने का फैसला किया गया है। उसके अलावा नागपुर जेल से भागे 2 कैदी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। कहां और कैसे हुई इनकी गिरफ्तारी, इस बारे में हम विस्तार से बताएंगे। देश दिन भर में आज बहुत सी खबरें, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं वो ये कि देशवासियों के लिए फिर एक बुरी खबर आ रही है। महंगाई की खबर आ रही है। पेट्रोल की कीमतें अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमतें जो हैं फिर से बढ़ गई हैं। 3 रुपए 13 पैसे पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया, जबकि डीजल के दामों में 2 रुपए 71 पैसे की वृद्धि कर दी गई है। बता दें कि तेल कंपनियों ने 30 अप्रैल यानी ठीक 15 दिन पहले ही पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की थी। साफ है, पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर से जोर का झटका धीरे से दिया है। महंगाई की किश्त आम लोगों के लिए फिर से जारी कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दूसरी चीजों की महंगाई जाहिर बात है बढ़ना तय है और कीमतों में भी वृद्धि होगी। 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर डीजल महंगा हो गया है, तो 3 रुपए 13 पैसे पेट्रोल अब महंगा हो गया है। यानी फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे और चीजों में भी दामों में वृद्धि होगी। 15 दिन में एक बार फिर से तेल महंगा हुआ है। अगर शहरवार तरीके से हम आपको समझाएं कि किस तरह से अलग अलग शहरों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। दिल्ली की बात करें तो 63 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर था पहले, अब वो 66 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं मुंबई की बात करें तो 70 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर पहले पेट्रोल मिल रहा था, तो अब वो 73 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। कोलकाता की बात करें तो 70 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर पहले पेट्रोल मिल रहा था, अब 73 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं चेन्नई यानी चौथा बड़ा शहर की हम बात करें, 65 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर पहले पेट्रोल था, जिसकी अब बढ़ी हुई कीमत 68 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं अगर हम डीजल की बात करें, ये तो पेट्रोल की बात हम समझा रहे थे, डीजल दिल्ली में पहले 49 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर था, अब बढ़कर वो 52 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। वहीं मुंबई की बात करें 56 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर डीजल वहां मिल रहा था, तो अब मुंबई में डीजल की नई कीमत होगी 59 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता की बात करें 54 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर पहले डीजल की कीमत थी, अब बढ़कर वो हो जाएगी 57 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर। वहीं चौथा बड़ा शहर चेन्नई की बात करें 52 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत थी, नई डीजल की कीमत चेन्नई में होगी 55 रुपए 29 पैसे। ये बढ़ी हुई कीमतें जो हैं आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। और आइए सुनते हैं जो बढ़ी हुई कीमतें पेट्रोल और डीजल की, इस पर दिल्ली की जनता का क्या कहना। ये तो देखिए, ये तो आए दिन बढ़ ही रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बाकी इनको कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, तो अभी जो सरकार ने टैक्स बढ़ाया था, थोड़ा सा अब काटते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। हर बार बढ़ाते जा रहे हैं, जब घटे थे तो टैक्स बढ़ाया था, अब दाम बढ़ रहे हैं तो थोड़ा टैक्स घटा दें इसमें। बढ़ गए तो महंगाई बढ़ गया हो, तो कहना क्या चाहेंगे, तो सस्ता होना चाहिए। महंगाई तो महंगाई है ना। और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह का इस बढ़ी हुई कीमत पर क्या कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं। क्या यही सरकार ने 1 साल का तोहफा, 1 साल वो सरकार में अब रह चुके हैं, क्या यही तोहफा उन्होंने इस देश की जनता को दिया है कि दाम रोज बढ़ते जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल के, जबकि क्रूड ऑयल का दाम घटते जा रहा है? तो क्या तोहफा के इसी के लिए देश की जनता ने उनको वोट दिया था? यही अच्छे दिन है क्या? और किसानों की समस्याएं सामने लाने के लिए राहुल गांधी आजकल तेलंगाना की यात्रा पर है। आदिलाबाद से उन्होंने 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शुरुआत की। आपको बता दें कि किसान यहां सूखे के चलते आत्महत्या कर चुके हैं। मौसम की मार झेल रहे किसानों का दर्द बांटने के लिए पंजाब और महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब तेलंगाना पहुंच गए हैं। सूखे के चलते आदिलाबाद जिले के कोराटिकल गांव के कई किसानों ने खुदकुशी कर ली थी। सबसे पहले राहुल गांधी ने खराब फसल की वजह से खुदकुशी करने वाले किसान राजेश्वर के बेटे को 2 लाख रुपए का चेक दिया।
वो साहब आते हुए क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पूछे थे। हम बोला सब ये जैसे अभी 20 साल से नौकरी था, अभी ये 7-8 साल घर भी लिए और क्या, ये थोड़ा बचा हुआ पैसे से जमीन लिए। इसके बाद राहुल दूसरे गांवों के किसानों से मिलने निकल पड़े। राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है। आप में से कोई 10 लाख रुपए का सूट पहना हुआ है क्या? मगर मोदी जी पहनते हैं। नेशनल लेवल पे मोदी जी और तेलंगाना में मिनी मोदी जी दोनों कहते हैं कि हिंदुस्तान को बदल देंगे, तेलंगाना को बदल देंगे, और सचमुच में जो देश को बदलते हैं, जो हिंदुस्तान की गरीब जनता है, तेलंगाना के गरीब लोग हैं जिनसे आज हम मिले, आप लोग जो हो उनको भूल जाते हैं। सत्तारूढ़ टीआरएस का कहना है कि कांग्रेस को किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जिस प्रकार से पदयात्रा कर रहे हैं, हमने हमेशा ही कहा है ये पदयात्रा नहीं, ये कद यात्रा है। कहीं न कहीं वो कांग्रेस में अपने कद को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीन के सौदे की जांच 6 महीनों में पूरी हो जाने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने बाकायदा एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 1 सदस्यीय कमीशन बना दिया है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने जांच के नतीजे का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए न किए जाने की उम्मीद जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट के चर्चित रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन धिंगरा की जांच में यह तय होगा कि सोनिया गांधी के दामाद के जमीन सौदों में अनियमितता हुई है या नहीं। जांच के लिए जस्टिस धिंगरा को हरियाणा सरकार ने 6 महीने का वक्त दिया है। अब हमारी सरकार ने जांच आयोग नियुक्त कर दिया और 6 महीने का समय तय किया गया कि 6 महीने के अंदर अंदर उसकी जांच की जाए और लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने गलत ढंग से कई बिल्डर्स को गुड़गांव में करोड़ों का फायदा पहुंचाया। बहरहाल वाड्रा ने फेसबुक पर इस जांच के बारे में अपना पक्ष रखा है। अच्छा है हरियाणा सरकार ने जांच शुरू की है। मेरे और मेरे किसी भी सहयोगी के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। सभी काम कानून और नियम के तहत हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जांच नतीजे का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए नहीं किया जाएगा। और सुनंदा पुष्कर केस में पुलिस 3 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहती है, क्योंकि अभी तक की हुई जांच में दिल्ली पुलिस संतुष्ट नहीं है। पूर्व मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत को साल भर से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सच अभी तक सामने नहीं आया है। सुनंदा का सच सामने लाने में जुटी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 3 लोगों की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मांगी है। पुलिस ने ड्राइवर बजरंगी और नौकर नारायण और सुनंदा के पति शशि थरूर के दोस्त संजय दीवान की भी पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मांगी है। इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने महसूस किया कि सर्टेन स्टेटमेंट्स नीड टू बी टेस्टेड बाय पुटिंग द पर्सन ऑन द पॉलीग्राफ। पुलिस के मुताबिक तीनों संदिग्ध 17 जनवरी 2014 की शाम को होटल लीला के रूम नंबर 345 में हुए पावर कट पर चुप हैं। इसी कमरे में सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी। पहले इसे सुसाइड का केस माना जा रहा था, लेकिन फिलहाल पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि ये उन लोगों ने क्या सोच कर ये किया कि वो कुछ छुपा सकते हैं। अगर दिल्ली पुलिस का कहना ठीक है, और दिल्ली पुलिस यूं तो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए नहीं डिमांड करेगी। और पंजाब में पहले मोगा में चलती बस में छेड़छाड़ हुई थी। अब ऐसा ही एक मामला मुक्तसर में सामने आया है, जहां चलती बस में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई। इतना ही नहीं, उन्हें धक्का मारकर बस से उतार भी दिया गया। हालांकि पुलिस ने बाद में कंडक्टर के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है। मोगा में चलती बस में छेड़छाड़ का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि अब मुक्तसर में भी बस में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक लड़कियां मुक्तसर के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से बस में चढ़ी थी। तभी न्यू दीप ट्रांसपोर्ट बस के कंडक्टर ने उनके साथ पहले मजाक से बात की, फिर दोनों बहनों के साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर गाली गलौज पर उतर आया। बस में सवार किसी ने भी कोई विरोध नहीं जताया। आरोप ये भी है कि दोनों बहनों को बाजू से पकड़कर बस से उतार दिया गया, जिसके बाद दोनों लड़कियों ने पुलिस में कंप्लेंट की। ਅਸੀਂ ਸਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਬੱਸ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝਬੇਲ ਵਾਲੀ ਉਤਾਰ ਦੋਗੇ। ये बस भी किसी अकाली नेता की बताई जा रही है। भले ही पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन लड़कियों का परिवार इस घटना से बेहद डरा हुआ है। बहुत दुखी है, साडियां बेटियां नहीं पढ़ सकती, असि अपनी बच्चियों नहीं पढ़ा सकते, यही गुंडागर्दी चलती रही। पुलिस ने कंडक्टर के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकी देने का मामला दर्ज किया है। वहीं पंजाब कांग्रेस ने इस घटना को प्रदेश में जंगल राज बताया है।
और इराक में आईएस के बंधक 39 भारतीयों के मामले में जो परिजन हैं उन्होंने हरजीत के दावों को मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं और उनके अपने अभी भी जिंदा हैं। गुरदासपुर के तलवंडी गांव के रहने वाले धर्मेंद्र के परिवार को भरोसा है कि उनका धर्मेंद्र अभी भी जिंदा है और वो आईएस के आतंकियों के कब्जे में है। कल आईएस के चंगुल से बचकर निकले हरजीत मसीह ने दावा किया था कि उसके साथ ही 39 भारतीयों को आईएस ने गोली मार दी थी, लेकिन धर्मेंद्र के परिवार के मुताबिक हरजीत कभी उन्हें धर्मेंद्र की खबर देने नहीं पहुंचा और उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा अभी जिंदा है। यही पता केड़ी चाल ते बैठा था केड़ी ते नहीं बैठा था, सानू मासा विश्वास नहीं ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਦਾ ਇਹਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ गए ने आए ਨੂੰ। हालांकि हरजीत का कहना है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और उसने अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मरते हुए देखा है। इस वक्त जो आपके साथी है वो कहाँ पर है? मेरे साथ साथी वो भी तो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। किस बिना पे आप कह सकते हैं? सर जो मैंने अपनी आंखों में देखा सर, मैं तो वही बता रहा हूँ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दावा किया था कि सभी भारतीय जिंदा हैं। ऐसे में विपक्ष ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए सबूत पेश करने को कहा है। देशवासियों की जिंदगी का मामला है और प्रधानमंत्री जी तो नेशन फर्स्ट का नारा दिया करते हैं, तो नेशन फर्स्ट वाले प्रधानमंत्री जी को हम कहेंगे कि जरूरत पड़े तो वो स्वयं इंटरवीन करें। और टाइगर की खालों की तस्करी करने में कुख्यात रहे संसार चंद का नाम उसकी मौत के 1 साल बाद फिर उछला है और इस बार उसकी पत्नी रानी को पुलिस ने पैंथर की खालों की तस्करी के लिए हिरासत में लिया है। उदयपुर पुलिस की गिरफ्त में ये वही शिकारी हैं जिन पर 6 पैंथर को मारकर उनकी खाल की तस्करी करने का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से 2 खालें बरामद की हैं। 10 दिन पहले गिरफ्तार इन शिकारियों में से एक सत्यवान बावरी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 4 खालें इससे पहले संसार चंद की पत्नी रानी को 3 साल पहले बेची थी और एक खाल की कीमत लगाई थी 40,000 रुपए। इसके बाद पुलिस ने रानी को दिल्ली से हिरासत में ले लिया। उदयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 व्यक्तियों को पैंथर की खाल के साथ, पैंथर की स्किन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें एक व्यक्ति है प्रभुलाल थाना सायरा। पुलिस अब रानी और इन तस्करों का आमना सामना कराएगी। ये भी पूछताछ होगी कि रानी ने ये खालें किसको दी। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या संसार चंद की तस्करी का गिरोह अब रानी संभाल रही है। 200 से ज्यादा बाघों को मारने के आरोपी संसार चंद की पिछले साल मार्च में कैंसर से मौत हो गई थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दिन भर। पीएम मोदी के सामने चश्मा पहनना एक कलेक्टर को महंगा पड़ गया। आपको बता दें 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। वहां बस्तर के कलेक्टर ने उनके सामने सनग्लासेस पहन लिए, जिसके लिए राज्य सरकार ने बाकायदा उनको नोटिस भेजा है। प्रधानमंत्री से गर्मजोशी से हाथ मिलाते ये हैं बस्तर के कलेक्टर अमित कटारिया। मई की गर्मी में धूप से बचने के लिए इन्होंने सनग्लास का सहारा लिया है। यही इनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। इन्हें राज्य सरकार की ओर से ड्रेस कोड का पालन नहीं करने के कारण नोटिस भेजा गया है। 9 मई को प्रधानमंत्री मोदी बस्तर के दौरे पर थे। इस दौरान बस्तर के कलेक्टर अमित कटारिया ने प्रधानमंत्री की आगवानी की थी। इनके अलावा दंतेवाड़ा के कलेक्टर केसी देव सेनापति को भी नोटिस भेजा गया है। तस्वीरों से साफ है, अगवानी करने के दौरान देव सेनापति साधारण पोशाक में थे, जबकि उन्हें ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए था। दोनों कलेक्टरों को नोटिस जारी कर भविष्य में इसका ख्याल रखने के लिए कहा गया है। एक सामान्य जो परिपाटी होती है उसमें जो नए कलेक्टरों को सावधान करने का ही रहता है कि पीएम के दौरे के समय हमें प्रोटोकॉल क्या क्या रहता है। अच्छी है, अच्छे अधिकारियों की, मेहनती अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ अधिकारी हैं। उसे देखते हुए उस पृष्ठभूमि में मैं ये सोचता हूँ कि एक पहली भूल है, बहुत बड़ी भूल नहीं है। और आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की तरफ से जो नोटिस भेजे गए हैं कुमार विश्वास को, उनको रद्द करने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष बरखा सिंह को बर्खास्तगी के लिए नोटिस भेजा है। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास को अब दिल्ली महिला आयोग के सामने पेश होना ही होगा। पार्टी की कथित कार्यकर्ता को बदनाम करने के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने कुमार विश्वास को कई बार नोटिस जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। विश्वास इसके खिलाफ कोर्ट गए थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग के नोटिसों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी अब विश्वास को आयोग के सामने पेश होना ही होगा। वहीं दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली महिला आयोग के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। दिल्ली सरकार ने डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष बरखा सिंह की बर्खास्तगी के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बरखा सिंह ने विश्वास पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सफदरजंग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
मैं कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ काम किया है, महिलाओं का काम किया, महिलाओं के उत्थान का काम किया है। कोई भी महिला यहाँ शिकायत लेके आती है, उसकी शिकायत दूर करना हमारा फर्ज है और हमने वही काम किया। वहीं बीजेपी ने विश्वास मामले पर हमला बोला है। हाईकोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को कैंसिल किया है, खारिज कर दिया है, तो उनके पास अब दो ही रास्ता बचा है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए और या तो महिला आयोग जाए। और नागपुर की सेंट्रल जेल से 5 कैदी भाग गए थे, जिनमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के शिकंजे में ये है प्रेम उर्फ नेपाली शालिग्राम खत्री और शिबू उर्फ मोहम्मद शोएब सलीम खान। ये दोनों कैदी मार्च 31 को जेल तोड़कर भाग गए थे। करीब 1.5 महीने की कवायद के बाद पुलिस 5 में से 2 की गिरफ्तारी में कामयाब रही है। दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 people were found. They had escaped from the prison. One is new criminal associated with them. Probably they might have committed some more offenses. अब आपको बताते हैं कि ये दोनों कितने खूंखार कैदी हैं। शिबू उर्फ मोहम्मद शोएब सलीम खान नागपुर के मानकापुर का रहने वाला है। शिबू मध्य भारत के कुख्यात राजा गौस गैंग का सदस्य है। शिबू मध्य प्रदेश के सिवनी के एक साहूकार और उसकी पत्नी की हत्या कर 1 करोड़ 50 लाख रुपए लूटने का भी दोषी है। मकोका कानून के तहत वो नागपुर जेल में बंद था। नेपाल का रहने वाला प्रेम उर्फ नेपाली शालिग्राम खत्री पर आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज है। और देश दिन भर में आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपसे पूछें एक सवाल। आज 8 बजे का बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन में सीमा विवाद को मजबूती से उठाना पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत है? हाँ के लिए आप टाइप करें IBN7 और नहीं के लिए टाइप करें IBN N। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। आपकी राय हम कार्यक्रम के आखिर में जरूर दिखाएंगे।